नमस्कार और स्वागत है। आज हम एस राजामौली की फिल्म RRR की कहानी पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हम सबने फिल्म देखी है, इसकी कहानी जानते हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी कि कहानी की परतों के नीचे जो छिपा है उसे समझें। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे पास जो नोट्स हैं वो यही दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक्शन और दोस्ती की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, मिथक और प्रतीकवाद का एक जबरदस्त संगम है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों दिखाया गया। हाँ, और आरआर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये दो असली स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी है। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम जी, जो असल इतिहास में कभी मिले ही नहीं थे। अच्छा, तो राजामौली एक तरह से इतिहास का एक व्हाट इफ सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। कहानी की नींव 1920 के ब्रिटिश भारत में रखी गई है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही व्यक्तिगत त्रासदी से। वो गौंड जनजाति की बच्ची मल्ली से। बिल्कुल, जब ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी उसे जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। ये घटना कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि एक भावनात्मक आधार देती है। सही बात है। ये दिलचस्प है कि कहानी की शुरुआत किसी बड़े राष्ट्रीय संघर्ष से नहीं, बल्कि एक बच्ची के अपहरण से होती है। ये दर्शकों को किरदारों से सीधे जोड़ देता है, बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पर, इससे पहले कि हम उनके बड़े मिशन को समझें। और यहीं से दो शक्तियों का उदय होता है, आग और पानी। जी। चलिए पहले पानी की बात करते हैं। कोमाराम भीम, गौंड जनजाति का रक्षक, जिसका एकमात्र लक्ष्य है मल्ली को वापस लाना। मुझे हमेशा से उनका जो परिचय वाला सीन है बहुत शक्तिशाली लगता है। वो जंगल वाला। हाँ, निर्देशक ने उन्हें किसी इंसान से लड़ते हुए नहीं, बल्कि एक बाघ को काबू करते हुए क्यों दिखाया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ भीम की शारीरिक शक्ति दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा। देखिए, बाघ जंगल का प्रतीक है, अनियंत्रित, जंगली और शक्तिशाली। जी। भीम का उसे काबू करना ये स्थापित करता है कि वो सिर्फ एक ताकतवर इंसान नहीं है, बल्कि प्रकृति की ही एक शक्ति है। बिल्कुल, वो प्रकृति के साथ जुड़ा है, उसे समझता है और जरूरत पड़ने पर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसा कि हम आगे देखते भी हैं। हाँ? तो ये सीन उनके किरदार की नींव रख देता है। जी। वो अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली पहुंचता है, एक सीधा साधा दिखने वाला इंसान जिसके अंदर एक तूफान छिपा है। और दूसरी तरफ है आग, अल्लूरी सीताराम राजू, ब्रिटिश पुलिस में एक अफसर। हाँ, और राम का परिचय भीम के परिचय से बिल्कुल विपरीत है। कैसे? वो प्रकृति के बीच नहीं, बल्कि हजारों की हिंसक भीड़ के बीच है, एक इंसानी जंगल में। वो अकेला उस भीड़ में घुसता है और अपने लक्ष्य को पकड़कर ही बाहर आता है। ये दृश्य सिर्फ उसका अनुशासन नहीं दिखाता। नहीं, ये राजामौली की कहानी कहने की शैली है। वो किरदारों का परिचय नहीं देते, उनकी स्थापना करते हैं। स्थापना, जैसे किसी मंदिर में देवता की मूर्ति की होती है। ठीक वैसे ही। तो यहाँ राम को किस रूप में स्थापित किया जा रहा है? यहाँ राम को कर्तव्य के प्रति एक निष्ठा, एक असुर के रूप में स्थापित किया गया है। असुर? हाँ, एक ऐसा हथियार जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम करता है। ये एक जानबूझकर किया गया चित्रण है, ताकि जब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आए तो दर्शकों पर उसका असर गहरा हो। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, इसी परफेक्ट अफसर को भीम को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। और फिर किस्मत, या कहें कि निर्देशक की पटकथा, इन दोनों को एक साथ ले आती है उस मशहूर पुल वाले दृश्य में। हाँ। और वो दृश्य, वो पूरी फिल्म का सार है। एक बच्चा आग और पानी के बीच फंसा है। पुल के दो छोर पर खड़े राम और भीम, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, सिर्फ आंखों के इशारों में एक योजना बना लेते हैं। ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके गहरे मायने हैं। क्या? आग का स्वभाव है ऊपर उठना, बदलना, जो राम के क्रांतिकारी मिशन को दर्शाता है। हाँ। और पानी का स्वभाव है बहना, अनुकूल होना, जो भीम के भावनात्मक लक्ष्य को दिखाता है। अच्छा। इस दृश्य में पहली बार ये दोनों विपरीत शक्तियां एक साझा मानवीय लक्ष्य के लिए मिलती हैं। तो ये दोस्ती से भी गहरी कोई चीज है। हाँ, ये दोस्ती की नहीं, बल्कि मानवता की नींव है। और दिल्ली में इसी नींव पर उनकी दोस्ती की इमारत खड़ी होती है। सही कहा। वो एक दूसरे की असली पहचान से अनजान है, और शायद इसीलिए उनकी दोस्ती इतनी सच्ची और गहरी लगती है।
दोनों ने ही एक मुखौटा पहना हुआ है। ये दोस्ती कहानी का भावनात्मक केंद्र है, लेकिन दर्शकों के लिए इसमें एक गहरा नाटकीय तनाव भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये शांति एक आने वाले तूफान से पहले की है। बिल्कुल। और इस दोस्ती का सबसे बड़ा जश्न हमें कहाँ देखने को मिलता है? नाटू नाटू। हाँ। चलिए उस दृश्य पर आते हैं। एक ब्रिटिश पार्टी में भारतीयों का अपमान होता है और फिर ये दोनों जो करते हैं वो इतिहास बन जाता है। क्या ये सिर्फ एक मजेदार डांस नंबर है या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, ये एक तरह का सांस्कृतिक युद्ध है। ये सिर्फ एक डांस है ही नहीं। सांस्कृतिक युद्ध कैसे? वो अपने डांस के जरिए ब्रिटिश अहंकार को चुनौती दे रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हमारी संस्कृति में जो ऊर्जा है, जो जीवन है, वो तुम्हारे सख्त और बनावटी सभ्यता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एग्जैक्टली। तो ये डांस उनकी दोस्ती का जश्न तो है, साथ ही ये औपनिवेशिक सत्ता को दी गई एक बहुत शक्तिशाली चुनौती भी है। लेकिन कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू होता है। भीम को पता चलता है कि मल्ली गवर्नर के बंगले में है और वो हमले की योजना बनाता है। और क्या योजना है? ये भीम के किरदार की वापसी है। वो दिल्ली के शहरी माहौल में अब तक थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। सही कहा। लेकिन इस हमले में वो अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करता है, प्रकृति। वो जंगली जानवरों से भरा ट्रक लेकर गवर्नर हाउस पर हमला करता है। ये एक प्रतीकात्मक दृश्य है ना? बिल्कुल। जहां भारत का जंगल खुद ब्रिटिश साम्राज्य की चौखट पर दस्तक दे रहा है। और उसी हाहाकार के बीच सच सामने आता है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। राम अपने कर्तव्य को चुनता है और भीम को पकड़ लेता है। ये फिल्म का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। हाँ, और उनके बीच की लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो वैचारिक और भावनात्मक भी है। दोस्ती और कर्तव्य के बीच का संघर्ष। बिल्कुल। राम जब भीम को पकड़ता है तो वो जीतता नहीं है, वो अंदर से टूट जाता है। और इसके बाद वो कोड़े मारने वाला दृश्य आता है। भीम को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, पर वो टूटता नहीं। वो गाना शुरू कर देता है, कोमुराम भीमुडो। हाँ। यह दृश्य भीम के किरदार को एक आम नायक से एक जन नायक में बदल देता है। कैसे? उसका दर्द अब सिर्फ उसका नहीं रहता, वो वहां खड़ी पूरी भीड़ का दर्द बन जाता है। उसका गाना विद्रोह की एक चिंगारी बन जाता है। और सबसे जरूरी है राम की प्रतिक्रिया। हाँ, वो दर्द में है क्योंकि वो जानता है कि वो एक नायक को सजा दे रहा है, और यही उसके गुप्त मिशन का सबसे बड़ा बलिदान है। उस दृश्य में एक खामोशी है राम के चेहरे पर। वो सिर्फ देख रहा है। आपको क्या लगता है उस एक पल में उसके अंदर क्या चल रहा होगा? उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ उसका दोस्त है जिसे वो भाई मानता है, और दूसरी तरफ उसके पिता का वचन और देश की आजादी का मिशन। बिल्कुल। उसे पता है कि इस रास्ते पर उसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो उसे खलनायक की तरह दिखाएंगे। भीम को कोड़े मारना उसके अपने ही दिल पर कोड़े मारने जैसा है। और यहीं से कहानी हमें उस राज की तरफ ले जाती है जिसे राम ने अपने सीने में दफन कर रखा है। हाँ, एक फ्लैशबैक जो सब कुछ बदल देता है। हम राम के अतीत में जाते हैं और देखते हैं कि उसके पिता अजय देवगन एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका लक्ष्य था अपने लोगों को हथियार देना। और राम की आंखों के सामने उसके पिता शहीद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मरने से पहले वो राम से एक वचन लेते हैं, लोड एम शूट, यानी अपने लोगों को हथियार मुहैया कराना। जी। ये जो खुलासा है ये पूरी कहानी को एक नया आयाम देता है। हमें समझ आता है कि राम गद्दार नहीं बल्कि सबसे बड़ा देशभक्त है। उसका हर कदम, उसका अनुशासन, उसकी क्रूरता सब एक बड़े नाटक का हिस्सा था। सही कहा। ये भारतीय कहानियों का एक क्लासिक ट्रोप है, वो नायक जिसे एक बड़े लक्ष्य के लिए खलनायक का चोला पहनना पड़ता है। उसका प्रमोशन पाने का जुनून भी इसीलिए था। हाँ, ताकि वो हथियारों के डिपो का इंचार्ज बन सके। उसका हर फैसला देश की आजादी के लिए एक सोची समझी चाल थी। और जब भीम को सीता के जरिए ये सच पता चलता है, उसका अपराध बोध देखने लायक होता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने दोस्त को कितना गलत समझा। अब पुनर्जन्म है। बिल्कुल, लेकिन इस बार ये समझ और सम्मान की नींव पर आधारित है। और भीम अपनी जान पर खेलकर राम को जेल से आजाद कराता है। हाँ, और वो दृश्य भी प्रतीकात्मक से भरा है, जहाँ भीम राम को अपने कंधों पर उठाकर ले जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के साथ ले गए थे। बहुत सुंदर तुलना है। और यहीं से फिल्म अपने क्लाइमैक्स में प्रवेश करती है, जहां ये अब सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं रहती। नहीं, अब ये एक पौराणिक कथा बन जाती है। राम, जो अब तक ब्रिटिश पुलिस की वर्दी में था, अब भगवा वस्त्र और धनुष बाण के साथ अपने असली रूप में प्रकट होता है। भगवान राम का एक प्रतिबिंब। और भीम अपनी प्राकृतिक शक्ति के साथ उसके साथ खड़ा है। आग और पानी का मिलन। और ये मिलन अब विनाशकारी नहीं बल्कि सृजनात्मक है। वो मिलकर ब्रिटिश सेना पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। हाँ,
राम अपने पिता का वचन पूरा करता है और हथियार अपने लोगों तक पहुंचाता है। और भीम मल्ली को उसकी माँ से मिलवाता है। व्यक्तिगत मिशन और राष्ट्रीय मिशन दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये कहानी हमें क्या बताती है? मेरे ख्याल से ये कहानी बताती है कि दोस्ती, बलिदान और कर्तव्य कितने जटिल हो सकते हैं। ये दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं और शक्तियां, आग और पानी, जब एक बड़े लक्ष्य के लिए मिलती हैं तो वो एक अजेय शक्ति बन जाती हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य और राष्ट्रीय लक्ष्य अंत में एक ही रास्ते पर मिल जाते हैं। हाँ, कहानी का जो अंतिम संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है। जब आग और पानी मिलते हैं तो साम्राज्य गिर जाते हैं। सही बात है। और यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? फिल्म का अंत नायकों की जीत के साथ होता है, लेकिन उनका सफर तो भी शुरू हुआ है। अगर राम संगठित क्रांति की आग का प्रतीक है और भीम जनता के आंदोलन के पानी का, तो क्या ये फिल्म ये कह रही है कि भारत की असली आजादी के लिए इन दोनों शक्तियों का मिलना हमेशा जरूरी है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास ऐसे ही अनजाने नायकों की दोस्ती और बलिदानों से बनता है, जिनके रास्ते अप्रत्याशित रूप से टकराकर एक नई क्रांति को जन्म देते हैं।